हेलो साथी नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाइज वाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं प्रेम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने साइंस की क्लास आपके लिए स्टार्ट की है और उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फिजिक्स की। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपकी साइंस पूछी जाती है, ये क्लास आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, देखिए, घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ने वाले हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में। एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने कहा इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। आपका भाई आपको ऐसा कंटेंट देगा कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं घर्षण बल की। किसकी बात करते हैं? घर्षण बल की। देखिए घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है जो गति का विरोध करता है। किसका बल, किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। देखिए इसके कारण क्या है, हम चलते हैं। इसके कारण क्या है, दूसरी हर चीज एक चलती है इसके कारण। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। ठीक है, तो घर्षण बल जो है सबसे पहले याद रखें आप, घर्षण बल क्या है। तो घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? गति का। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल से हम पढ़ते हैं घर्षण बल के, क्योंकि भाई रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब पूछा जाता है। तो हर एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं घर्षण बल की। तो देखिए घर्षण बल क्या है, एक प्रकार का ये बल है जो किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। ठीक है, अब ये निर्भर किस पे करता है भाई? ये प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब एक सतह पर निर्भर करता है, उस पे सतह उसकी कैसी है उसी प्रकार से घर्षण बल लगता है। देखिए इसे बोलते क्या क्या है भाई, याद रखना है। इसके नाम पूछे जाते हैं। देखो इसके छहकारी बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छहकारी बल बोलते हैं, या फिर स्पर्श बल, संपर्क बल बोलते हैं, या फिर क्षीण बल बोलते हैं इसको, या फिर स्पर्शी बल बोलते हैं। तो पांच नाम हो गए इसके: घर्षण बल, स्पर्श बल, छहकारी बल, क्षीण बल और आपका संपर्क बल। ठीक है, अभी भाई देखो सर्वाधिक लगता कहाँ है? ये जो घर्षण बल है ना, घर्षण बल सर्वाधिक लगता है खुरदरे सतह पर। ठीक है, खुरदरे सतह पर सबसे अधिक लगता है। लेकिन अगर बात करें चिकनी सतह पर, तो चिकनी सतह पर सबसे कम लगता है। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ लगेगा? सबसे अधिक लगेगा आपका खुरदरे सतह पर, और सबसे कम कहाँ लगेगा आपका? ये लगेगा आपका चिकनी सतह पे। ठीक, अब ये करेगा क्या? तो गति का विरोध करेगा, मैंने आपको बताया। और याद रखना सबसे पहले कि एक प्रकार का क्या है, बल है। ठीक है, और ये पूर्णतया क्या है? तापीय ऊर्जा में बदलता है। क्या? तापीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए हमें घर्षण बल और अन्य प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, ये तो हमें वो नहीं पढ़ना। हमें बस ये चीज याद रखनी है, ये मेन चीज है। देखिए स्थैतिक घर्षण बल, उसके बाद सर्पी या फिर गतिज घर्षण बल, या फिर लॉन्टनिक घर्षण बल। तो इसमें सबसे अधिक कितना भाई, इसका क्रम पूछा जाता है, आपको याद रखना, नोट बनाने आपको ऐसे ही बनाने। तो सबसे अधिक अगर पूछे तो ये होता है आपका स्थैतिक घर्षण। किसका होता है? स्थैतिक घर्षण। उससे कम सर्पी घर्षण या फिर गति घर्षण, और सबसे कम जो होता है वो लॉन्टनिक घर्षण का होता है। ठीक है, लॉन्टनिक घर्षण जो है सबसे कम होता है। आप पूछते हैं, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नोट डाल के लिखेंगे आप इसको। और कैसे लिखेंगे? देखिए वॉल वियरिंग गति घर्षण को लॉन्टनिक घर्षण भी कहते हैं। भाई याद रखना, किसको? वॉल वियरिंग गति घर्षण को लॉन्टनिक घर्षण भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। चलिए घर्षण गुणांक अब बात कर लेते हैं हम। किसकी? घर्षण गुणांक की यदि हम बात करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले तो मान ली कोई वस्तु है तो इसका कोई अभिलंब है जिसे हम आर से शो करते हैं, अभिलंब प्रतिबल। ठीक है, और ये एफ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं देखिए घर्षण बल की। तो घर्षण बल एफ बराबर होता है म्यू आर, इसको बोलेंगे म्यू आर। और ये म्यू क्या है? ये म्यू ही घर्षण गुणांक है। क्या है? घर्षण गुणांक है। ठीक है, अब बात करते हैं घर्षण गुणांक जो है, तो ये इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे हम, किसको? आर को हम क्या बोलेंगे? आर को हम यहां से बोल देंगे, ये है हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या है? ये आर जो हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, और ये हमारा घर्षण गुणांक है, और ये हमारा घर्षण बल है। ठीक है, अब ये जो म्यू है, ये म्यू देखो आगे चलकर हम इसको अपवर्तनांक भी पढ़ेंगे भाई म्यू को। ठीक है, लेकिन इस समय हम पढ़ेंगे घर्षण गुणांक। ठीक, घर्षण गुणांक का मान 1 से 0 के बीच में होता है। किसके बीच में? 1 से 0 के बीच में घर्षण गुणांक का मान होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना, म्यू बराबर एफ अपॉन आर। ठीक है, म्यू बराबर एफ अपॉन आर। ठीक, अब देखिए, अब ये तो था घर्षण गुणांक। ठीक है, तो घर्षण गुणांक यहाँ से आपका कहाँ तक हो गया? यहाँ से आपका यहाँ तक हो गया, ये वाला। अब कभी कभी आपसे पूछता है कि घर्षण को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का यूज किया जाता है। स्नेहक का, किसका? स्नेहक। अब ये स्नेहक भी 3 प्रकार का होता है, ठोस होता है, द्रव होता है और अर्धद्रव होता है। चलिए ठोस की हम बात करें तो ग्रेफाइट होता है। ठोस क्या होता है आपका? ग्रेफाइट होता है। अगर लेकिन हम द्रव की बात करें, द्रव का जैसे तेल हो गया आपका, मोबिल हो गया। ठीक है, तो ये कैसे है? आपका द्रव में है। लेकिन अर्ध ठोस की बात करते हैं, मतलब अर्ध ठोस की, तो ये होता है आपका वैसलीन। तो ये सारे के सारे क्या है? स्नेहक के रूप में काम करते हैं, जो घर्षण बल को कम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो भाई ये हो गया आपके घर्षण बल के बारे में पूरी डिटेल से। हर एक चीज को आपको लिखना है, जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ उतना आपको लिखना है और उतना ही आपको याद करना है। अगर इससे बाहर आपका एग्जाम में जाता है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि भैया यहाँ से बाहर जा चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस को देखते हुए हर एक पॉइंट
मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम कार्य की, किसकी, वर्ग की बात करते हैं। तो देखिए कार्य क्या है, सबसे पहले अर्थ इसकी बात करेंगे तो क्रिया, किसी क्रिया के संपादन से होता है। मतलब कार्य का जो अर्थ होता है वो किसी क्रिया के संपादन से होता है। किसी क्रिया के संपादन से किसका अर्थ होता है, कार्य का अर्थ होता है। देखिए भाई मैं एक एक चीज को कई बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। जैसे हम बात करें, जैसे हल चलाना, किसकी बात कर रहे हैं, हल चलाना, किसकी बात करेंगे, हल चलाना। मतलब क्या है, अर्थ क्या है इसका, किसी क्रिया के संपादन से होता है, किसका, कार्य का। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य कहते किसे हैं भाई। देख कार्य कहते हैं बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या है, कार्य है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या है भाई, कार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं और बात कर लेते हैं और किस प्रकार से इसको शो करते हैं। तो दूसरे प्रकार से हम शो करते हैं इसको कि बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। ठीक है, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम इसे देखना कैसे है भाई, मान लिया जाए कोई सतह है, इस पर कोई वस्तु रखी है। ठीक है, ये वस्तु रखी है जिस पे F फोर्स लग रहा है और इधर से विस्थापित हो रहा है, जिन दोनों के बीच में थीटा कोण है, तब इसका हमारा फॉर्मूला हो जाता है Fs cos थीटा। तब उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Fs cos थीटा। ये आपको याद रखना है, किसका फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला। और लेकिन जब आपको थीटा ना दिया हो तो आप डायरेक्ट Fs का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, और यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, मतलब भाई बनता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं कार्य की। तो देखिए कार्य की अगर हम SI मात्रक की बात करें, किसके, SI मात्रक की यदि हम बात करें कार्य की, कि भाई कार्य का SI मात्रक क्या है, तो इसका SI मात्रक आपका हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, SI मात्रक कार्य का जूल हो जाएगा। क्या होगा आपका SI मात्रक, जूल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम CGS मात्रक की बात करते हैं, किसके, CGS मात्रक की, तो इसका CGS मात्रक आपका अर्ग हो जाएगा। और आपको याद रखना है भाई 1 जूल बराबर किसके, 1 जूल बराबर किसके बराबर भाई, 1 जूल के बराबर, 1 जूल के बराबर 7 अर्ग होते हैं। क्या होते हैं, 1 जूल के बराबर आपके 7 अर्ग होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और बल कैसी राशि है, बल एक प्रकार की सदिश राशि है। भाई देखिए जितने भी ऊर्जा हैं, जितने भी कार्य हैं, जितनी प्रकार की ऊर्जा है, चाहे कोई सी भी ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या हो जाएगा, आपका जूल होगा। तो याद रखना है आपको इस चीज को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो हम यहाँ की बात कर चुके, अब बात करते हैं कार्य। देखिए कार्य आपका जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, और आपका शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कार्य शून्य होगा कब भाई। अब ये भी तो पता होना चाहिए भैया कार्य शून्य होगा कब। देखिए कार्य शून्य जब होगा जब थीटा का मान, जब मतलब विस्थापित जो हो, विस्थापन 0, अगर विस्थापन 0 होगा तो कार्य भी 0 होगा। अब भाई देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हम माने यहाँ देखो, अगर हम बात करें, एक तो पहली बात तो आप विस्थापन 0 होगा तब कार्य 0 होगा। दूसरी बात, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, तब भी कार्य 0 होगा। मान लीजिए जैसे एक कुली है, कोई भी मान लिया मैं कुली हूँ और यहाँ से सामान में लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या, मेरे बीच में क्या 90 डिग्री एंगल लग रहा है, नहीं लग रहा, देखो 90 डिग्री का एंगल है। तो जब 90 डिग्री का मेरे बीच में एंगल है तो मैं कितना भी चलूँ, लेकिन मेरे द्वारा कार्य क्या कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि मेरा जो एंगल है, एंगल कितना 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, इसलिए एंगल 0, मतलब कार्य जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो अगर कभी कभी आपसे पूछे कि 2 ऑप्शन दे दे और इनमें से कौन सा क्या किसके द्वारा किया गया कार्य 0 है, तो और आपको याद रखना है, देखो एक आपसे पूछ ले कि किसी व्यक्ति द्वारा, किसी कुली द्वारा ढोया गया सामान, या फिर एक पार्क में बैठे व्यक्ति जो किताब मतलब जो पढ़ रहा है, तो उसमें सबसे आपका राइट आपका आंसर हो जाएगा जो बैठा हुआ पढ़ रहा है। क्योंकि देखिए जो मतलब अगर कोई कुली है तो भाई कभी वो ऐसे भी होगा, कभी ऐसे भी होगा, कभी भी ऐसा होगा, तो उसका स्थिर जो 90 डिग्री नहीं रह सकता। तो अगर सबसे बेस्ट आपको लगाना है तो वो आपका आएगा जो पार्क में बैठा कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तो उसका राइट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप कुली वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। भाई इस चीज़ को आपको याद रखना है, लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, पार्क में बैठा एक व्यक्ति पढ़ रहा है या फिर एक कुली सामान ढो रहा है, तो उन दोनों में से अगर हमें चूज करना हो तो सबसे पहले हमारा आएगा पार्क में बैठा व्यक्ति पढ़ रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका कुली वाला ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अगर मान लिया जाए विस्थापन 0 है, विस्थापन 0 का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ से मैं गया और वापस यहीं आ गया तो मेरा विस्थापन तो 0 हो गया ना। जैसे विस्थापन 0 हुआ तो कार्य क्या हो जाएगा, मेरे पास बिल्कुल 0
हो जाएगा। भाई इसको भी आप याद रखना है, ठीक है। तो कार्य जो जीरो कब कब होगा, कार्य पहली बात तो विस्थापन जीरो होगा तब कार्य जीरो होगा। अगर किसी वस्तु के बीच में 90 डिग्री का एंगल लगता है तब भी हमारा कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई ये कार्य की बातें जो जीरो वाली हैं ये आपको याद रखनी है। अब देखिए सदिश, अदिश क्या होता है, अदिश होता है वेक्टर। इस प्रकार से मान लीजिए ए वेक्टर ये इस प्रकार से आपका अदिश हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे सदिश गुणनफल तो ये आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से वेक्टर, ठीक है। तो ये अदिश हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा। अदिश मतलब वो होता है जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, ठीक है। अब अगर बात करें हम सदिश की तो जिसमें दोनों चीजें हो वो होती है सदिश। चलिए यही बात करते हैं। देखिए अगर इसके मात्रक की बात करते, मतलब इसके अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक तो मैंने जूल बता दिया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ अगर हम बात करें इसकी यूनिट क्या है तो बात करते हैं न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर माइनस का 2 सेकंड, या हम इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए तो ये मैंने आपको बताया कार्य, आई होप कि आपको कार्य समझ में आया होगा। देखो या फिर ये और एक चीज हम और याद रख सकते हैं, बल की दिशा में किया गया विस्थापन भी क्या होगा, बल की दिशा में विस्थापन भी क्या होगा, कार्य, उसके लिए कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये था कार्य के बारे में, मैंने आई होप कि अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। चलिए बात करते हैं, इसके बाद में पढ़ते हैं हम ऊर्जा को। क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा को पढ़ने वाले हैं, एनर्जी को हम पढ़ने वाले हैं। और मैंने बताया आपको सभी प्रकार की एनर्जी का मात्रा क्या होगा, आपका जूल हो जाएगा। देखिए एनर्जी बहुत सी प्रकार की हैं, लेकिन इतना हमें पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हमें वही पढ़ना है। और देखिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हर संभव पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और हर संभव वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बात करते हैं कार्य करने, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो देखो कार्य करने की दर, किसकी, कार्य करने की दर को हम क्या बोलेंगे, कार्य करने की दर को हम ऊर्जा कहते हैं। किसको, कार्य करने की दर को। भाई कार्य करने की दर को हम ऊर्जा कहते हैं, ये आपको याद रखना है कि ऊर्जा किसे कहते हैं। भाई ये पूछा गया है मतलब पूछा गया 2018 में ये पूछा गया है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। भाई कार्य करने की दर को याद रखना है, आपको ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यही पूछ ले आपसे कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो भाई कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये याद रखना। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि वेग परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और चौथा आपको याद रखना है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ये आपका बल कहते हैं। लेकिन संवेग में परिवर्तन जो हो जाएगा वो आपका विस्थापन होगा। भाई इन पॉइंटों को दिमाग में रखना, जो मैंने ये 5 पॉइंट बताए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब बनता है। चलिए बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं सभी प्रकार की ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाएगा। या फिर सीजीएस में बात करें तो अर्ग हो जाएगा। सीजीएस में क्या होगा, आपका अर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, ऊर्जा सदिश राशि, कार्य ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा कैसी है, सदिश राशि है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। देखिए इसके प्रकार ही बहुत से होते हैं, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा हो गया, इस यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, प्रकाशीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बहुत सी ऊर्जाएं, ठीक है। तो हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें बस ये पढ़ना है कि द्रव्यमान ऊर्जा का आपको फॉर्मूला याद रखना है, E बराबर mc² द्रव्यमान ऊर्जा का, ठीक है। और दिया किसने था, इसको दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था इसको, आइंस्टीन ने इसको दिया था। किसने दिया था भाई, आइंस्टीन ने इसको दिया था, ये आपको याद रखना है। किसने दिया था, आइंस्टीन ने इसको दिया था। किसको, E बराबर mc², जो कि द्रव्यमान ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद रखना आप। अब बात करते हैं भाई यांत्रिक ऊर्जा। अब जो यांत्रिक ऊर्जा ना भाई, ये यांत्रिक ऊर्जा 2 ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। कितने से, 2 ऊर्जाओं से। चलिए ये बात करते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। देखिए यांत्रिक ऊर्जा कैसे मिलकर बनी है, तो इसमें स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मिलकर क्या बनी होती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा मिलकर बनी होती है। बस क्या याद रखना है, यहाँ इसके फॉर्मूले याद रखना है। कैसे, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv², किसका, गतिज ऊर्जा का, और इसका होता है mgh। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्थित ऊर्जा का mgh हो जाएगा, लेकिन बात करेगा कभी गतिज ऊर्जा की तो गतिज ऊर्जा का हो जाएगा आपका हाफ mv² गतिज ऊर्जा का। चलिए बात कर, देखिए आपको अब जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये नोट बनाकर जो मैंने लिखवाया ना, इसको आप याद रखना। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु के वेग को, किसको, अगर किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो कह रहा है तो वह कितनी गुनी हो जाएगा, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। भाई देखो अगर दुगना करोगे ना उसको, अगर वेग को दुगना करोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि वेग पर क्या है, स्क्वायर है, पावर है, तो इसलिए उसका कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए आइए बात कर लेते हैं हम इधर। देखिए ऊर्जा, अब ऊर्जा के 2 प्रकार हमें इस प्रकार में पढ़ने हैं। तो एक होती है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरी अनवीकरणीय ऊर्जा। एक पारंपरिक ऊर्जा, दूसरी अपारंपरिक ऊर्जा। एक नई ऊर्जा, दूसरी पुरानी ऊर्जा। चलिए बात करते हैं ऊर्जा क्या है भाई। देखिए ऊर्जा,
ठीक है, तो कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे हम? कार्य करने की दर को शक्ति, लेकिन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। चलो बात करते हैं ऊर्जा। देखिए ऊर्जा दो प्रकार, पहला पारंपरिक ऊर्जा मिल सकता है आपको, दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका होता है जो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, ये होती है पारंपरिक ऊर्जा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना परंपरा से चली आ रही है तो हल्के हल्के नष्ट होना खत्म हो जाती है। ठीक है, वही है पारंपरिक ऊर्जा या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा। इसको जैसे धीरे धीरे नष्ट हो जाए, जैसे जैसे आपको कैसे याद रखना है, जैसे डीजल है आपका, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, या मतलब कैरोसिन जिसे बोलते हैं, या फिर आपका कोयला है, ये कैसी हैं? पारंपरिक या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा है जो धीरे धीरे नष्ट हो जाए। अब इसको भाई याद कैसे रखना, देखो जो पुरानी परंपरा वाली चीज होती है पुरानी होती है ना, तो परंपरा वाली चीजें पुरानी होती है, मतलब पारंपरिक या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा पुरानी। ठीक है, जो धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा हो या फिर अपारंपरिक हो, ठीक है, और ये अब जो नष्ट ना हो, जैसे जल द्वारा ऊर्जा, जैसे सूर्य द्वारा ऊर्जा, जैसे पवन द्वारा ऊर्जा। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं? ये नवीकरणीय होती हैं और ये अपारंपरिक होती हैं। और इन्हें याद कैसे रखना भाई? देखो जो नया है, ठीक है, तो नई चीज नवीकरणीय, ना फॉर नई ना फॉर नवीकरणीय। ठीक है, और अपारंपरिक, ठीक, लेकिन दूसरी पारंपरिक की बात करें तो उसके साथ में अनवीकरणीय जुड़ जाएगा और ये पुरानी हो जाएंगी। पुरानी जो धीरे धीरे नष्ट हो जाए और नई जो कभी नष्ट ना हो। ये थी आपकी कार्य ऊर्जा। अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसमें शक्ति रह गया है आपका कार्य ऊर्जा और आपकी घर्षण बल की क्लास। ये क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, और मैंने हर एक टॉपिक को बेहतरीन से मैं आपको समझाने की हर संभव प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं और ऐसी बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।